नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी निषाद संकल्प यात्रा पर हैं। उनकी ये यात्रा बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी वजह है उनका रथ और निषादों को दिलाया जा रहा संकल्प। जी हाँ, मुकेश सहनी निषादों के हाथों में गंगा जल देकर ये संकल्प दिलवा रहे हैं कि उनकी पार्टी जो कहेगी वे बात मानेंगे और आने वाले चुनाव में जो पार्टी फैसला लेगी उस पर वे कायम रहेंगे। तो ये बिहार की राजनीति का हाल है। क्या सियासत में ये जायज़ है, नाजायज़ है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है आरएडी न्यूज़ के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार। आइए उनसे ही जानते हैं। हेमंत जी, राजनीति में कसम कितना कारगर होता है? देखिए, जो मुकेश सहनी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल एक तरह से ये पॉलिटिकल स्टंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो जिस वजह से ये संकल्प दिलवा रहे हैं उसकी वजह यह है कि मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा के उपचुनाव में उनकी ही बिरादरी के लोगों ने वोट नहीं किया था। नतीजा हुआ था कि उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई थी। तो उनको ये लग रहा है कि संकल्प दिला करके, कसम खिलवा करके अपने लोगों को, मल्लाहों को अपने पीछे गोलबंद रखा जा सकता है। लेकिन ये अपने आप में हास्यास्पद बात है कि कोई आपके साथ आपके नीतियों, आपके कार्यक्रमों के आधार पर होता है, चाहे आपकी आपकी बिरादरी के लोग हों अथवा दूसरी जातियों के लोग हों। लेकिन ये कसम दिलवाना कि आप मेरी पार्टी के साथ रहेंगे, और उसमें यह भी कहते हुए मैंने सुना है कि एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके काबिल बनाएंगे। तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो एक तरह से लोगों का भावनात्मक दोहन करने के लिए हो रहा है। क्योंकि मुकेश सहनी खुद अपने आप में बिल्कुल अनस्टेबल व्यक्ति हैं। वो कहीं भी स्थिर नहीं रहे हैं, ये सबको पता है। आपको ये जानकारी होगी कि ये 2017 में जब यूपी में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उसके पहले मुकेश सहनी को बीजेपी ने स्पेशल हेलीकॉप्टर दे करके और पूरे राज्य का दौरा करवाया था, एक निषाद नेता के तौर पर। बीजेपी के सामने वहाँ संजय निषाद एक बड़ी चुनौती थे और उस चुनौती से जूझने के लिए इनको ले जाया गया था। और उसके बाद वहाँ पर इन्होंने काफ़ी बीजेपी के पक्ष में काफ़ी मेहनत की, घूमे। उसके बाद एक रथ यात्रा भी इनकी ओर से निषाद रथ यात्रा करके वहाँ यूपी में भी निकाली गई थी। तो वहाँ एक मलाह का ही काउंटर करने के लिए इनको सामने लाया गया और उसके बाद काफ़ी चर्चा में आए। नतीजा क्या हुआ कि वहाँ बीजेपी की सरकार तो बनी और उसके बाद जो संजय निषाद वहाँ पर थे उन दोनों आपस में ये साथ आ गए और इन्होंने वहाँ एक रैली की जिसमें संजय निषाद ने पूरी तरह से वो पूरी रैली के जरिए अपना प्रभाव जमाया और अपने आप को एक अकेले निषाद नेता के रूप में स्थापित किया और इनको किक आउट कर दिया। तो वहाँ से ये निकल करके जब आए और ये लगा कि बीजेपी ने मेरे साथ ये धोखा किया है संजय निषाद के साथ मिल करके, तो इनको लगा कि हम वहाँ ठगे हुए हैं। बिहार में आए तो 2019 का लोकसभा चुनाव था, उसके पहले इन्होंने एक गठबंधन इनके साथ बना लिया, महागठबंधन में शामिल हो गए। और इनका नारा उस समय था माछ भात खाएंगे, महागठबंधन को जिताएंगे। ये एक पैरोडी थी एक गाने पर और उसको लेकर काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ और माछ भात का भोज भी इन्होंने पटना में किया था, उसमें बहुत सारे लोग जुटे थे। अक्सर करते रहते हैं इस तरह के भोज। हाँ, इस तरह के कार्यक्रम अक्सर करते रहते हैं। हुआ क्या उसमें 2019 में इन्होंने महागठबंधन से तालमेल किया और वो बार्गेनिंग करके 3 सीटें इन्होंने ली, जिसमें इनके तीनों उम्मीदवार हार गए और ये लोकसभा चुनाव में। और उसके बाद जब बिहार विधानसभा का चुनाव आया तो महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये उठ कर के अचानक चले गए और इन्होंने आरोप लगाया कि मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है, मेरे पीठ में छुरा घोंपा गया है। तो ये आरोप लगा करके निकल गए।
तो बीजेपी के साथ जो उनका रिश्ता था वो आप देख रहे हैं, इधर महागठबंधन में आए वहाँ आपने देखा, और निकल करके ये एनडीए के साथ चले गए। माना गया कि बीजेपी के पूरे ड्राफ्टेड एंड क्राफ्टेड स्क्रिप्ट पर ये काम कर रहे थे और उसी के आधार पर ये महागठबंधन की पीसी से निकल करके भागे। हेमंत जी, इसीलिए शायद महागठबंधन के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, इन्हें बीजेपी का एजेंट कहते हैं। बिल्कुल, जो इन्होंने अपनी छवि बना रखी है उसमें ये इन पर अगर ये इस तरह के आरोप लगते हैं तो वो निराधार नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें तथ्य है। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, 2020 के जो महागठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी और उससे जो ये उठ करके निकले थे वहाँ से, उसके बाद ये एनडीए में चले गए और वहाँ क्या हुआ, वहाँ इनको एनडीए में इनको एमएलसी बनाया गया। ये जब सरकार बनी तो उसके बाद ये मंत्री बने उस सरकार में, और बाकी के जो इनके जो एमएलए थे, 4 एमएलए जो थे, उसमें से मुसाफिर पासवान तो जो बोचहा के एमएलए थे वो उनका निधन हो गया था, और बाकी के जो 3 एमएलए थे तो इनको बीजेपी ने जो एमएलसी वाला टर्म इनका ख़त्म हो रहा था, क्योंकि वो फुल टर्म नहीं था इनका, 6 सालों वाला नहीं था, वो कम ही का टर्म था। मुझे लगता है 1 साल से 2 साल से कम ही का टर्म था, क्योंकि ये 2 साल से कम ही का टर्म था शायद वो। तो उसमें इनको टर्म भी पूरा ये रिन्यूअल इनका नहीं हुआ एमएलसी वाला। और उसके बाद इनके जो तीनों जो एमएलए थे उसमें ये राजू सिंह जो साहिबगंज मुजफ्फरपुर के साहिबगंज के एमएलए हैं, उसके बाद वो ये स्वर्णा सिंह जो गौरा बौराम दरभंगा के एमएलए हैं, और एक अलीनगर से मिश्री लाल यादव, ये इन तीनों एमएलए को बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया। और ये माना इसलिए जा रहा था कि ये सारे के सारे लोग बीजेपी के ही लोग थे जिनको वीआईपी के सिंबल पर लड़वाया गया था। तो ये किस तरह की तालमेल था, इसमें आरोप लगा था कि मुकेश सहनी ने ये पैसे का बड़ा खेल किया है और पैसे लेकर के वो इधर आ गए हैं महागठबंधन छोड़ करके, और उनको जो टिकट, उनको जो ये सीट जो दी गई है वह भी सीट जो है एक तालमेल का ही हिस्सा है। ये तय किया गया था कि हम आपको सीट भले ही आपके पार्टी के सिंबल पर लोग लड़ेंगे, लेकिन उम्मीदवार हमारे होंगे। सारे के सारे उम्मीदवार बीजेपी के ही थे, और एक बीजेपी के एक इशारे पर वो उनके साथ लौट करके चले गए। तो इनकी पार्टी की जो दुर्गति हुई, इनकी पार्टी के सारे एमएलए चले गए, इनका एमएलसी रिन्यूअल नहीं हुआ, तो बीजेपी ने इनको फिर सबक सिखाया। तो उसके बाद ये अब ये परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि इनको महागठबंधन भी नहीं पूछ रहा है, दूसरे की एनडीए में भी इनकी पूछ नहीं है। ये इनको एनडीए में पूछ नहीं है या पूछ है, क्योंकि ये सुरक्षा के घेरे में घूम रहे हैं। और कहा जाता है कि बीजेपी ने ये लॉलीपॉप इसलिए थमाया है कि आप जाकर फील्ड में काम कीजिए, मेरे लिए बैटिंग कीजिए, वोट का जुगाड़ कीजिए, ताकि हम 2024 में जो है बिहार की 40 में से 40 सीटों पर जीत हासिल कर सकें। यही नहीं, इन्हें सुरक्षा इसलिए दी गई है कि जिस तरह से अभी कस्में ये खिलवा रहे हैं, तो ये वोट का ही जुगाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, और मैं इसी पर बात करने वाला था कि ये आखिरकार ये जो अभी जो दूरी बनाकर जो चल रहे हैं, एक दूरी बनाकर चिराग पासवान चल रहे थे, उनकी दूरी जो है रातों रात नज़दीकियों में बदल गई। वो ये उधर एनडीए में शामिल हो गए, वो दूसरी दूरी बनाकर ये चल रहे हैं, और एक तीसरी दूरी बना करके उपेंद्र कुशवाहा भी चल रहे थे, वो सब जो चले गए उधर, एक ये बचे हुए हैं। और इन तमाम लोगों को, उपेंद्र कुशवाहा को, मुकेश सहनी को, चिराग पासवान को, इन तमाम लोगों को जेड कैटेगरी, वाई कैटेगरी, इस तरह की सुरक्षा मिली हुई केंद्र सरकार की। अगर आप दूर रहना चाहते हैं तो ये सुरक्षा क्यों लेते हैं आप? आपकी जान पर क्या कौन सा खतरा है? ये सुरक्षा इसलिए लेते हैं कि एक तरह से वो एक अंडरस्टैंडिंग है आपस की कि हमको आप सुरक्षा दीजिए और उसके बाद हम घूमेंगे, आपके लिए माहौल बनाएंगे। और दूसरे कि बीजेपी भी अपने लोगों के जरिए इन लोगों पर नज़र रखती है कि आखिरकार ये हमारे लिए काम कर रहे हैं या हमारे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, क्योंकि जो सुरक्षा दिया जाता है वो एक तरह से, मैं बार बार कहता हूँ कि एक तरह से जो भेड़ बकरियों को घेरने के लिए जिस तरह चरवाहे लगाए जाते हैं, उसी तरह इन लोगों के पीछे सुरक्षाकर्मी लगाए जाते हैं कि इनको देखना है कि ये रात में इनसे कौन मिलने आता है, ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये सारे रिपोर्ट गृह मंत्रालय तक पहुँचती है। बिल्कुल। तो ये इनको सुरक्षा
अगर मिली तो ये इनको क्या मतलब था, नहीं लेना चाहिए था। अगर ऐसा कोई थ्रेट था तो सुरक्षा तो बिहार सरकार भी उपलब्ध कराती है कि अगर उस तरह की बातें होती हैं तो ये आप सही कह रहे हैं कि ये लोग फील्ड में निकल करके ये माहौल बनाते हैं कि हम अभी ये अपने इंडिपेंडेंट इन लोगों को घूमने के लिए कहा गया है, क्योंकि सिर्फ बीजेपी के बैनर तले अगर घूमेंगे, एनडीए में शामिल होकर घूमेंगे तो उसका प्रभाव, और इंडिपेंडेंट ढंग से घूम करके अगर माहौल बनाते हैं सरकार के खिलाफ। अभी मुझे एक राजनीतिक विश्लेषक से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी बीजेपी के ऐसे टूल्स हैं जो मतलब उनके लिए इंडिपेंडेंट रूप से काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो खुद को इंडिपेंडेंट तो कह रहे हैं लेकिन वो एजेंट का काम कर रहे हैं, और अंतोगत्वा ये उन्हीं के साथ जाएंगे, किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। उसमें एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि अभी की तारीख में पूरे देश में चर्चा क्या है, पूरे देश में मणिपुर की चर्चा है। यहाँ आज जैसे कि उसमें चिराग पासवान के बारे में मैं कह देता हूँ कि आज चिराग पासवान दिल्ली से पटना आए हैं, और उन्होंने जो पटना एयरपोर्ट पर जो कुछ भी कहा है, उस बिहार सरकार उनके निशाने पर थी कि जो लोग अपने सांसद मणिपुर भेज रहे हैं उनको कटिहार जाने में क्या दिक्कत है, और यहाँ जंगल राज नहीं, अब नीतीश राज जो है वो जंगल राज से भी खतरनाक हो गया है नीतीश राज, और यहाँ पर दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा है। इसमें और आपको कर दूं कि वो कह रहे हैं कि बिहार में सुबह जब आप घर से निकलते हैं यहाँ के लोग, तो शाम में वो घर पहुँचेंगे कि नहीं ये उन्हें पता नहीं होता। यहाँ की बहू बेटियों की इज्जत सारेआम लूट ली जाती है, और यही नहीं उनके लाश को काट करके नाले में, नदी में फेंक दिया जाता है। इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक ओवरऑल चीज़ें हैं, महिला विरोधी हिंसा है, काफ़ी बढ़ी है, महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये चिंता का विषय है। लेकिन ये सिर्फ एक स्टेट में नहीं हो रहा है, क्योंकि महिला विरोधी हिंसा की घटनाएं, महिलाओं के साथ बलात्कार, इस तरह की घटनाएं जो, और महिलाओं की हत्या, इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, ये कहीं ना कहीं से जो सोसाइटी में एक जो महिला विरोधी माहौल बन रहा है उसका नतीजा है, और ये सभी सरकारों, सभी राज्य सरकारों के लिए चिंता का विषय है। लेकिन इन चीज़ों को लेकर के, इन चीज़ों को खड़ा करके आप मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, मणिपुर में जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो हिंसा हो रही है, 3 महीने से हिंसा हो रही है वहाँ, और वहाँ 150 से अधिक लोग मारे गए हैं, वहाँ महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, उस स्टेट में स्पेशल आर्म फोर्स स्पेशल कानून लागू है, जहाँ की सेना को यह अधिकार है कि वह लोगों के घरों को सर्च कर सकती है, वहाँ कॉम्बिंग ऑपरेशन चला सकती है, तमाम लोगों को अपने ये हिरासत में ले सकती है, ये सेना को। ये तो क्या ये और स्टेट में यही है क्या? और स्टेट में ये कानून लागू है क्या? क्यों यह कानून लागू है? क्योंकि वहाँ ये एक विशेष परिस्थिति पैदा हुई है मणिपुर में। लेकिन आज हो क्या रहा है कि इन ऐसे लोग जो आप कह रहे हैं कि ये लोग बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, ये जाहिर सी बात है कि जब आज चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि मणिपुर की चर्चा करने के लिए, सांसद भेजने के लिए उनके पास समय है, लेकिन कटिहार नहीं जा रहे हैं नीतीश कुमार, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये यही कहना चाह रहे हैं कि मणिपुर की घटना को ये अंडर प्ले करना चाहते हैं, उसको अंडर कारपेट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उन घटनाओं पर पर्दा पड़े। अब बीजेपी को यही सूट करता है कि उनके लोग, उनके सैनिक, ये सैनिक की भूमिका में है। जिस तरह चिराग पासवान आज एक स्टेम्पो वो बोल रहे थे, और लग रहा था कोई स्क्रिप्ट पढ़ करके हुआ है, क्योंकि वो फिल्मी कलाकार भी हैं, लग रहा था कोई स्क्रिप्ट पढ़ करके आए हैं और उसको धारा प्रवाह वो बोले जा रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि ये लोग जो कुछ कर रहे हैं वो एक बड़ी घटना, क्योंकि मणिपुर की जो घटना है वो जो नफरत की जो पूरी सियासत है, क्योंकि जब नफरत की सियासत चलती है तो इसी तरह का गृह युद्ध होता है। हेमंत जी, हम कहेंगे कि ये तो है ही, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं सहनी पे। आप जो चर्चा कर रहे थे कि क्या ये लोग बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, वही मैं एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि ये बीजेपी के लिए कैसे ये लोग बैटिंग करते हैं, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे ये चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो,
ये लोग ये इनकी बैटिंग करने का तरीका, चाहे आप पीके का नाम ले रहे हैं, प्रशांत किशोर, वो इसी तरह की बैटिंग कर रहे हैं। आज देश में जो सवाल है उस सवाल को आप ये पीके के बारे में कहा जाता है कि वो कब लालू और नीतीश की राग तो अलापते हैं लेकिन मोदी राग नहीं अलापते, उन्हें मणिपुर नहीं दिखता और दूसरी समस्याएं देश की नहीं दिखती। हाँ, उनको ये दिखता है कि 8वीं पास व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री क्यों बनेगा, वो बनेगा तो क्या हो जाएगा, 30 सालों से ये सब राज कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक और डिस्कोर्स शुरू हो गया है कि जैसे चिराग पासवान ने भी कहा कि 30 सालों से ये राज चल रहा है इन लोगों का, लालू और नीतीश का। तो भैया 30 सालों से जो राज चल रहा है उसमें 17-18 सालों में नीतीश कुमार के साथ तो बीजेपी शामिल थी, उसमें आपकी पार्टी भी शामिल थी, आपके चाचा भी मंत्री थे नीतीश कुमार के साथ। ये लोग इतने बड़े झूठ कैसे बोल लेते हैं? तो वही तो है, इन लोगों को लगता है कि जनता की याददाश्त इतनी कमजोर है कि जनता उन चीज़ों को भूल जाती है, और हम जब एक झूठ को बार बार बोलेंगे तो लोग उसको सच की तरह समझने लगेंगे। और हिटलर के सिद्धांतों पे चल रहा है। बिल्कुल, ये झूठ बोलने के लिए, दुष्प्रचार करने के लिए इनका कोई सीरियसनेस नहीं है। अगर इनके पास सीरियसनेस नहीं होता, अगर इनके साथ महिलाओं के खिलाफ हिंसा, महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, उनकी हत्याएं, महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं इनको अगर इतनी सताती रहती तो ये मणिपुर को के लिए भी चिंतित होते। इनकी पार्टी तो अलग है, बीजेपी तो नहीं है, ये बीजेपी के पार्टनर हैं, तो क्यों नहीं चले जाते हैं मणिपुर? ये अपने अकेले जाते हैं वहाँ, अपनी पार्टी के लोगों को लेकर जाते हैं, देख करके आते हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है। तब ये लगता है कि हाँ, आप मणिपुर को लेकर भी चिंतित हैं, और महिलाओं के खिलाफ हिंसा बिहार में हो, यूपी में हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहाँ भी हो, उसको लेकर चिंतित है। तब ये लगता है कि आप चिंता में हैं, अथवा आप जो चिंता जाहिर कर रहे हैं वो चिंता जाहिर करके आप मणिपुर जैसी बड़ी घटना की, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो बहस का विषय बना हुआ है, उसको लेकर के उस पर पर्दा डालने के लिए आप इस तरह की चीज़ों को खड़ा करते हैं और बीजेपी के लिए मदद करते हैं। वही मुकेश सहनी के बारे में जब कह रहे हैं, ये जो संकल्प दिला रहे हैं गंगा जल लेकर के हाथों में, और संकल्प पत्र पढ़ रहे हैं और लोगों से ये कसम दिलवा रहे हैं कि आप अपनी पार्टी जो कहेगी आपकी वही काम करेंगे, उससे कोई अलग नहीं जाएंगे, तो ऐसा भैया राजनीति में कोई नहीं होता है। कोई अपनी जाति बिरादरी को कसम दिलवा करके अपने पीछे नहीं जोड़ सकता है। आप अपनी जाति बिरादरी की अगर हितैषी हैं तो उसके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हैं, शिक्षा की वो बात कर रहे हैं, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। हाँ जी, ठीक है। ये जो घड़ियाली आंसू ही मैं कहूँगा, इस तरह के घड़ियाली आंसू क्या जनता, सबसे पहली बात है उनको ये बताना चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कौन जिम्मेवार कौन है, ये भी बताना चाहिए ना। देश में अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये चीज़ें आप एक रोटी कम खाने की बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं उनके साथ आप जो लगातार गठजोड़ करते हैं, उनके साथ आप समय समय पर कभी इधर डोलते हैं, कभी। शिक्षा नीति के मुताबिक तो और शिक्षा यहाँ की महंगी होने जा रही है। बिल्कुल, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। नहीं, गरीब, ये तो कहा जा रहा है कि अब पढ़ने के लिए, आप इलाज कराने के लिए भी, आज की तारीख में कोई सामान्य घर का व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो इलाज कराने में कम से कम उसकी जमीन जायदाद तो बिकने की गारंटी हो ही जाती है। ये जो चिंता का विषय है, इस पर आप खड़ा होने के बदले में, इन चीज़ों को एड्रेस करने के बदले में आप ये इस तरह का छिछोरेबाजी जो कर रहे हैं, आप ये संकल्प लोगों को दिलवा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आप अपने लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। एक ये है कि युवाओं में आज की तारीख में जो हो करने की जो संस्कृति पनपी है वो, और इसको एक तरह से हाँ, इसको बढ़ावा भी मिल रहा है। और मैं मानता हूँ कि जो हिंदुत्ववादी राजनीति की तथाकथित ताकतें जो हैं, वो जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही हो करने वाली जो पूरी परंपरा जो चल पड़ी है, उसमें ये परंपरा है कि अब किसी के समुदाय का, किसी जाति बिरादरी का यूथ जो है आपके साथ गोलबंद होता है और आप उसकी भावनाओं का दोहन करते हैं। कभी उसे संकल्प दिलवाएंगे, कभी माछ भात पर उनको डांस करवाएंगे। तो ये जो नौटंकी है ये राजनीति में, ये एक तरह से, मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ हेमंत जी कि क्या ये जो नौटंकी है ये वोट के दिन भी, बैलेट पर भी चलेगा, ईवीएम मशीन के स्विच पर भी ऐसा होगा? जैसा कि आपने कहा कि बोचहा में मलाह समुदाय के लोगों ने, निषाद समुदाय के लोगों ने इन्हें नकार दिया और तीसरे पोजीशन पे भेज दिया, तो क्या ये कसम कारगर होगा? जनता इनके कसम को याद रखेगी या इनका असली चरित्र को याद करेगी? देखिए, ये मुझे लगता है कि आज की तारीख में
ये जनता जितनी त्रस्त है, आप एक देख लीजिए कि आज की अभी मौजूदा हकीकत में बता रहा हूँ कि बारिश न हो पाने की वजह से बिहार से बड़े पैमाने पर मजदूरों का, युवाओं का, बेरोजगारों का पलायन हो रहा है। क्योंकि यहाँ अब ग्रामीण इलाकों में खेत खलिहानों में भी लोगों को काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब पानी नहीं है तो रोपनी नहीं हो रही है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं दूसरे काम के लिए। तो लोगों के सामने वो कौन लोग हैं? वो दलित पिछड़ी बिरादरी के लोग ही हैं। तो ये इनके सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को देखते हुए जो वो झेल रहे हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी, जो पलायन है, वो कहीं ना कहीं से लोगों में एक तरह से बहुत बड़ा गुस्सा पनप रहा है। और इस गुस्से के आगे इस तरह के संकल्प, इस तरह के कस्मों का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि ये लोगों का जो गुस्सा है उसका प्रकटीकरण 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। किस दिशा में वो जाएगा वो आने वाला समय बताएगा। तो मुकेश सहनी जी जैसे नेता जितने भी ताकत लगा लें, जनता से कस्में खिला लें, लेकिन जनता अपने मुद्दों पर वोट करेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।